नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं और आयोग इस समय चुनावी वर्ष होने की वजह से बहुत ही एक्टिव है और बैक टू बैक एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। तो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम या फिर उत्तर प्रदेश आयोग या फिर अधीनस्थ आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स बताए जा रहे हैं या जिनकी डेट आ गई है या धीरे धीरे उनके फॉर्म आ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम भी आने वाले समय में ज़रूर होंगे। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लासेस देखें। ये क्लासेस जो है ग्राम विकास की, क्योंकि आपको पता है कि पहले लेखपाल का जो सिलेबस था उसमें ग्राम विकास के 25 क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कृषि और उसके साथ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन मिलेंगे। पर अब जब आप नया सिलेबस देखेंगे जो इस बार आया है 2026 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए, तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि उसमें 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल को अलग वेटेज दिया गया है और जो ग्राम विकास है वो 5 मार्क्स का आएगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखते हुए पढ़ना है। ग्राम विकास के भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो धीरे धीरे कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज ये उसी श्रृंखला में आज आप देखेंगे तो ये 5वीं क्लास है, ठीक है। ये आपकी 5th क्लास है और जो 5th क्लास है इसमें हमने इसके पहले 4 क्लासेस की हैं, जिसमें हमने आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको उसमें यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर और ग्राम विकास इन तीनों से मिलते क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये सेक्शन अलग अलग कर दिए गए हैं और इस बार यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं संडे को 1 फरवरी को यूपी SSS आयोग ने जूनियर असिस्टेंट का पेपर कराया है और उसमें 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के पूछे हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। करंट अफेयर्स भी यूपी का पूछा है, 2025 का करंट अफेयर्स पूछ लिया है एकदम स्टार्टिंग का, तो वो आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस पे ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पढ़ने के बाद आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन कैसे बने। तो ये क्लास 5th है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 5th, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए दिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आज के टाइम में रिलेवेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और 2014 के टाइम का पूछ रहा है। पर इस तरह के क्वेश्चन जब नया बजट आता है उत्तर प्रदेश का तो उसमें बनाए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप उस हिसाब से इसको करंट से अपडेट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट से अपडेट होगा कि स्वच्छ भारत मिशन में कितने शौचालय बनाने के लिए कितना पैसा दिया गया, या मान लीजिए जो भी योजना चल रही जल जीवन मिशन, इसमें कितने पैसे दिए गए। हर साल जब बजट आता है तो बड़ी बड़ी जो स्कीम होती है, जैसे कि अब केंद्रीय बजट कल आया है तो उसमें आप देखेंगे कि मनरेगा हर स्कीम्स में कितना बजट एलोकेट किया गया, तो वो चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपको इसको करंट से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है। तो जनघनत्व आपको बताना है, ये हो जाएगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन आज भी आपसे पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना अभी 2011 की ही है हमारे पास। आगे की जनगणना अभी हो रही है और हो के जब उसका डेटा आ जाएगा तो फिर वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, अब देखिए लगातार परियोजनाओं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप जितनी भी उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं और भारत सरकार की परियोजनाएं हैं उनको ज़रूर पढ़ें और उनसे रिलेटेड हर फैक्ट को तैयार करें। और वो क्लासेस आपको कराई जाएंगी धीरे धीरे एक एक करके, तो आप हमारे साथ वो सब पढ़ते चलें जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसर में या उनके घरों में दक्षिण या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर व्यक्ति प्रतिदिन पेय जल उपलब्ध होना चाहिए। 2022 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 2022 तक 70 लीटर प्रति व्यक्ति था, अब ये बढ़ भी सकता है। 2025 में क्या है ये आपको करंट के अपडेट के साथ मिलेगा। जब ये स्कीम करंट में पढ़ाई जाएगी तो आपको इसको अपडेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो ये 18 मंडल हैं। और ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। हमारी एक 1 क्लास की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एक टॉपिक उठाते हैं और उसको पूरा पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए। कम समय में भी पढ़ाते हैं क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, तो आप उसको देखते तो उसमें उत्तर प्रदेश के मंडल और उनसे संबंधित जिले ये
एक टॉपिक पढ़ाया गया, तो उसमें ये 18 मंडल होते हैं, ये पढ़ाया गया है, और हर मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं ये भी पढ़ाया गया। और कल का जो पेपर आया था संडे का, वो पेपर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने पूछा है कि आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 18 मंडल हैं, जिसमें आप बात करेंगे तो सबसे नया मंडल 2008 में अलीगढ़ है, ठीक। जो अलीगढ़ मंडल है ये 2008 में बनाया गया था, और ये आगरा से अलग किया गया था, ठीक है, इसको अलग किया गया आगरा से। तो 18 मंडल, उनके नाम, उसमें सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, तो बड़े मंडल अगर आप देखेंगे तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये 3 मंडल है, इनमें 6-6 ज़िले हैं, तो ये सबसे बड़े मंडल है। अब सबसे छोटे मंडल कौन से हैं, अब जैसे कल क्वेश्चन आ गया कि आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं, तो आजमगढ़, मऊ और बलिया 3 हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आप सोचिए कल के ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, और ये कब से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन 2015 का पेपर है ये, ठीक। तो अब देखिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय इनमें से किसके अलावा, तो नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, तो ये तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक वर्ग के प्रमुख उद्देश्य के लिए, ठीक है, सामाजिक भूमि, सड़कों और रेल पटरी के साथ साथ एवं निम्नलिखित वन आच्छादित क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। जैसे रेल पटरी है तो यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसमें कौन सा गलत था तो वो आपको बताना था। अब उत्तर प्रदेश में किस वर्ष MG नरेगा इसको लागू किया गया, तो ये किया गया था 2006 में, ये स्कीम 2005 में आई थी, ठीक है। अब इसका नाम भी बदल दिया गया, करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़िए, और इसको हम लोग पढ़ाएंगे भी जब सारी स्कीम्स की क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कौन सी क्लासेस हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग उन पर भी क्लासेस लेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी प्रश्न सॉल्व करने में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, देखिए इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश देश के क्षेत्रफल के अनुसार 5वां था, पर आंध्र प्रदेश आपको पता ही है कि अब आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, ठीक है। अब तेलंगाना कब बना ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस वर्ष तेलंगाना स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके, ये आपको वर्ष उस ईयर का ईयर बताना है, ठीक है। अब 5वां था, अब वर्तमान में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राजस्थान है, ये फर्स्ट है, ठीक है, फिर MP है, ये सेकंड नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र होगा, और अगर आप चौथे नंबर पे देखेंगे तो UP हो जाएगा 4th। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से है UP, और अगर जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए निर्धारित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसके पहले भी कराया गया है, वो तेंदुलकर कमेटी थी जिन्होंने पर डे एक अमाउंट बताया था कि अगर इतना कमाते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, अगर उससे कम है तो BPL हो जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 2000 रुपये वार्षिक आय था, ठीक है। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है, अब आप देखेंगे तो ये ग्राम विकास के नाम से टॉपिक था, पर ये UP स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो मुगल सराय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख गया है, ये होना चाहिए मुगल सराय, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आगे देखिए, फिर अगला उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1945 में लाया गया था, राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी पूछ लेता, बड़ी बड़ी जो स्कीम्स है, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं योजनाएं हैं या अधिनियम है, एक्ट हैं, वो कब लाए गए, तो उस पर भी क्वेश्चन बनाता। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता अधिकतम आर्थिक सहायता लक्षित धनराशि क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, अधिकतम 25%,
एवं अधिकतम 7,500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, अब इसका नाम क्या हो गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने और स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति में करनी चाहिए, तो ये था कि 15 अगस्त 1995 में भारत सरकार और राज्य सरकार में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भोजन की दैनिक आधार पर गुणवत्ता जांच पड़ताल करी जाती थी। ठीक है, और ये दैनिक होता था, दैनिक जांच पड़ताल, क्योंकि देखिए ये जो मिड डे मील स्कीम है वो आज भी चल रही है और इसमें जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को क्या कहते हैं, दोनों नाश्ता और खाना दिया जाता है, जिसकी जांच रोज़ की जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नया नाम क्या हो गया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, तो ये आपको पता है 33% होते हैं। ठीक है, 33% सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक, और ये आप देखेंगे तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का था, जिसमें बात कही गई। उत्तर प्रदेश राज्य के पोषण स्वास्थ्य को देख रेख तथा सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो अगर आप देखेंगे तो ये वेबसाइट है दृष्टि। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, कोई ऐप होगी या मान लीजिए कोई पोर्टल होगा या फिर कोई क्या कहते हैं वेबसाइट होगी, तो ये सारी वेबसाइट जो होती हैं वो करंट के हिसाब से पूछी जाती है। उस समय लॉन्च हुई थी तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी कराया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की मापन की कुछ यूनिट होती है, बिसवंशी, कचवंशी, बिस्वा, बीघा, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे 1 बीघा जो है वो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन स्टैटिक का है कि ये डेटा नहीं बदलेगा, ये रहेगा यही। ठीक, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, तो ये कथक, और ये क्लासेस जो आपको क्लास 1 टॉपिक है उसमें पढ़ाया गया है कथक के बारे में पूरा। उसमें लखनऊ घराना, बनारस घराना, उसमें जो भी क्या कहते हैं महान कलाकार हुए हैं उनका नाम, ये सब आपको पढ़ाया गया। तो आप वो क्लासेस देखें जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन समझकर आप अपने क्या कहते हैं एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखिए जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारियों के प्रलेख से है। दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है। ठीक है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लगान का हिसाब, ठीक है, जो भी कार्यकर्ता है उनके लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। तो आप इसको देखेंगे तो इसमें भू अधिकारियों के प्रलेख हैं, जैसे कि पटवारी का लेखा जोखा है, बही खाता बोलते हैं, जिसमें वो पूरे हिसाब रखता है। ठीक, अब देखिए अब ये है SGSY का फुल फॉर्म, आप ये देखेंगे तो SGSY जो है उसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए योजना पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार, एक सेकेंड, इसको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 1 अप्रैल 1999। तो जब आप इसको देखेंगे 1 अप्रैल 1999 तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो कब लाई गई, तो वो 1 अप्रैल 1999 को लाई गई थी। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। देखिए इसमें आपने पढ़ा है कि मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के लिए जाना जाता है। भारत में कालीन बनाने का ज़्यादातर काम पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब कस्बों में होता था। ये पास्ट की बात है, पहले होता था। ठीक है, बनारस
मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के दूरस्थ गांव में कालीन उद्योग का बहुत विकास हुआ था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पास्ट से ही ऐसे काम होते आए हैं। उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर मंडल है, ठीक है, आप मिर्ज़ापुर मंडल में जितने भी ज़िले हैं वो सब मिलाकर आप पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के ODOP में भी आप देखेंगे कि कालीन जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया, तो ये बढ़ा है 912 हो गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लिंगानुपात है वो क्या हुआ है, बढ़ा है 2001 से 11 में। कभी कभार सिर्फ यही पूछ लेता है कि बढ़ा है कि घटा है, तो आप याद भी रखेंगे नंबर कि 898 से 912 हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको पता है गन्ना उद्योग होता है, तो यहाँ पर चीनी की मिलें सबसे अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, जो रोजगार, आय, परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम लोग चीनी के उत्पादन में अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान टॉप में रहता है। ठीक है, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। अब देखिए जो BPL होता है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि इन सबको रजिस्टर किया जाता है, सारे लोगों का नाम रजिस्टर रहता है कि ये इतनी जनसंख्या BPL के नीचे आती है। तो मान लीजिए उसमें बहुत से लोग छूट गए हैं, तो जो लोग छूट गए हैं उनके लिए कौन सी स्कीम चलाई गई, तो उसमें समाजवादी पेंशन का प्रमुख उद्देश्य ऐसे BPL परिवारों को लाभ देना था जो BPL सूची से छूट गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इटावा जिला न्यायालय, जो कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में काम करता है। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, तो ये आप देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के दौरान किसके द्वारा किया जाता था, पटवारियों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं पटवारियों को अब क्या बोलते हैं, लेखपाल बोलते हैं। तो इन पे क्वेश्चन देखिए, पिछली बार भी इस पे एक लेखपाल पे क्वेश्चन आया था, पटवारी पे क्वेश्चन आया था। इसमें भी हर साल जो एग्ज़ाम होते गए हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसीलिए आपको ये क्लासेस कराई जा रही हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको तैयारी करना है, ये चीज़ें आपको पता चलेगी, क्योंकि इसकी पिछली क्लास देखिएगा उस पर भी लेखपाल से क्वेश्चन बना है, उसके पहले देखेंगे तो पटवारी पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, तो वो 31 हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ कैसा होता है, राज्यसभा की जो राज्यों की जनसंख्या होती है उसके अनुपात में होता है। तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या अगर 2011 की सेंसस से देखें तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सीटें भी ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। ये क्लासेस आपको पिछले 5 क्लासेस मिल चुकी हैं, जिसमें ग्राम विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए। आगे भी जितने भी ग्राम विकास से संबंधित क्वेश्चन आए हैं वो कवर कराए जाएंगे, तो आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, अपनी पढ़ाई को करते रहिए।